नमस्कार, मैं हूं नगमा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका ओआरएफ की ख़ास हिंदी श्रृंखला गोलमेज़ में, जिसकी आज से हम शुरुआत कर रहे हैं और इस विशेष हिंदी श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे तमाम तत्कालीन सामरिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, जो भी आस-पास, जो भी हमारे देश और दुनिया में हो रहा है, उस पर बातचीत होगी इस विशेष श्रृंखला गोलमेज़ में। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस ख़ास प्रोग्राम में और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है यूक्रेन और रूस और सवाल यही बना हुआ है अभी भी कि क्या यूक्रेन पर रूस हमला कर सकता है? पर हम इसके आगे समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या असर होगा यूरोप की सुरक्षा पर, इसका क्या असर होगा दुनिया पर, इसका क्या असर होगा इस तनाव का भारत पर। हम सब जानते हैं कि भारत के कुछ छात्र, कुछ हज़ार वहाँ पे फँसे हुए भी हैं। भारत उसके इसके अलावा कई पहलू हैं, भारत और रूस के संबंधों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, साथ-साथ इसके ऐतिहासिक पहलू क्या हैं? इन सब मुद्दों पर आज चर्चा होगी और हमारे साथ इस विशेष श्रृंखला में हमारे मेहमान हैं एम्बेसडर राकेश सूद। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एम्बेसडर सूद। धन्यवाद। यूक्रेन यूक्रेन के मुद्दे से हम शुरुआत करना चाहते हैं और हम जान रहे हैं कि वहाँ पर एक लगातार रूसी सेना का जमावड़ा रहा है। 1,30,000 के करीब यूक्रेन की सीमा पर सेना तैनात रही। इस बीच जब ये ऐलान होता है रूस की तरफ से कि वो अपने कुछ सेना को वापस बुला रहे हैं, इसको एक संकेत के तौर पे देखा गया कि अब रूस वाक़ई एक गंभीर कोशिश कर रहा है इस तनाव को कम करने की। लेकिन अमेरिका का कहना है कि उसे इस पर विश्वास नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी भी उसकी रूसी सेनाएँ वहाँ पे मौजूद हैं। नेटो का ये कहना है कि ऐसा कुछ ज़मीन पर नहीं दिखाई दिया है। तो ये आपके हिसाब से आप इसका कैसे आकलन करते हैं इस घोषणा का कि रूस अपनी कुछ सेनाओं को वापस बुला रहा है? हालाँकि तमाम जानकार ये कहते हैं कि इस स्थिति में है रूस की जब चाहे, वो फिर भी सेनाओं का जमावड़ा आस-पास है, नज़दीक है यूक्रेन, कभी भी हमला हो सकता है। तो क्या इस हमले की आशंका अभी भी बनी है इस ऐलान के बाद भी? देखिए, मुझे लगता है कि कोई किसी किस्म का हमला जो है वो नहीं होगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले करीब डेढ़ पौने 2 महीने के अंदर हमने बहुत ज़्यादा एक डिप्लोमैटिक एक्टिविटी देखी है और एक तरह से नेटो के अंदर उनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। सबसे पहले जिनीवा में रूस और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी टॉक्स हुई। फिर उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन जो थे वो मॉस्को गए और लावरोव जो रूसी विदेश मंत्री हैं उनसे उनकी बातचीत हुई। ये उसके बाद अभी हमने देखा था मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, पिछले हफ्ते वो मॉस्को और यूक्रेन की राजधानी कीव में थे। उसके बाद जर्मन चांसलर वहाँ थे। तो मुझे लग रहा है कि इतनी एक तरह से इतनी डिप्लोमैटिक एक्टिविटी के साथ मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पक्ष लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। ना रूस, ना अमेरिका और ना ही यूरोपियन देश वहाँ पर लड़ाई चाहते हैं। तो सब लोग एक ऐसा सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं जिसमें एक रूस की जो इंटरेस्ट हैं, रूस के जो सुरक्षा संबंधी जो उनके विचार हैं, उनको किसी तरह से समझ लिया जाए और दूसरा नेटो की एक तरह से जो एक नए सिरे से एक यूनिटी जो उभर के आई है, वो कायम रहे। अब ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगी, ये राजनीतिक डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन किस तरह निकलेगी, इस बात का चैलेंज है। पर मुझे लगता नहीं कि कोई लड़ाई चाहता है। हाँ, अब जब इतने सैनिक इतनी तादाद में बॉर्डर पर हों, तो कुछ न कुछ गलती से अगर कुछ एस्केलेशन होता है, तो उसका एक खतरा अवश्य है, एक रिस्क अवश्य है। क्योंकि जब आपके इतने टैंक हैं, इतने सिपाही हैं, इतने मैनूवर्स हो रहे हैं वहाँ पर, अब मिसाइल बैटरीज़ लगी हुई हैं, कोई कुछ ज़्यादा कोई उत्तेजित अफ़सर जो है वो कोई हुक्म दे देता है और जी। उससे कुछ एक गलतफ़हमी पैदा हो जाती है और उसका एक एक्शन रिएक्शन जिसको कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। तो वो रिस्क जो है
वो रिस्क बना हुआ है और शायद इसलिए भी क्योंकि अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि सॉल्यूशन निकलेगा। जी, तो ये तमाम बातचीत चलती रही, तमाम देशों के नेता इसमें जुटे हुए हैं कि युद्ध ना हो, जैसा आप ज़िक्र भी कर रहे हैं कि युद्ध कोई चाहता नहीं है। लेकिन यूक्रेन और उसके आस-पास का इलाका और उसकी सीमाएँ जो हैं, वो युद्ध का अखाड़ा बनी हुई हैं। अब चाहे वो ब्लैक सी हो, सी ऑफ अज़ोव हो, रूस की से नेवी जो है वो नौसेना तैनात है। यहाँ पे आप देखिए कि नेटो की फ़ोर्सेज़ हैं, यहाँ पर रूस की फ़ोर्सेज़ हैं। इन सब का अगर युद्ध कोई चाहता नहीं है, इस तरह के ये जो जमावड़ा है और ये जो तनाव है, इसका मकसद क्या रहा? रूस की ये चिंता रही है कि नेटो का विस्तारवाद जो है, नेटो अपनी इस विस्तारवाद की नीति पे लगातार बढ़ा है, ये गलत है, उसके सुरक्षा हित हैं और इस एक्सपेंशनिज़्म को रोकना जो है वो हर हाल में ज़रूरी है। इस दौरान ये भी नहीं साफ है कि यूक्रेन की क्या मर्ज़ी है। यूक्रेन एक देश है, उसके अंदर भी बहुत सारे धड़े हैं, बहुत सारे गुट हैं, प्रो रशिया हैं, प्रो वेस्ट हैं। तो ये जो तमाम यहाँ पर एक युद्ध का अखाड़ा बनाया गया और जिस तरह से सेनाएँ तैनात हैं, इसका मकसद क्या रहा? अगर हम जियोपॉलिटिकली समझें, कौन किसको क्या समझाना चाह रहा है यहाँ पर? देखिए, इसके लिए थोड़ा-सा हमको इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर जिसे जाना जाता है, तो उस वक़्त रूस और कई और देश, वो सब इकट्ठे होकर उनको सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। और उस वक़्त जर्मनी के भी 2 हिस्से थे, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। बर्लिन का जो शहर था, वो 4 ऑक्यूपाइंग फोर्सेस, वो बर्लिन के उन्होंने 4 हिस्से किए हुए थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन। बर्लिन के ये 4 हिस्से थे और बर्लिन आधा आधा पश्चिम में आता था और आधा पूरब में आता था। तो जब बर्लिन के अंदर जो बर्लिन वॉल थी, जो दीवार थी, जब वो टूटी और उसके बाद जब पूर्वी बर्लिन ने कहा कि और पश्चिमी बर्लिन के नेताओं ने कहा कि हम लोग अब एक जर्मनी बनना चाहते हैं। तो उस वक़्त बहुत यूरोपियन देशों में बहुत चिंताएँ थी, क्योंकि यूरोपियन देशों को याद था कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों बार एक तरह से जर्मनी से शुरुआत हुई। तो इसलिए एक यूनिफाइड जर्मनी यूरोप का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, ऐतिहासिक में। तो अब वो इकट्ठा होने के लिए ये 6 देशों की संधि हुई आपस में। ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, रू सोवियत यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, और कुछ आश्वासन दिए गए। ये जर्मनी के इतिहास के बारे में। और वो जो आश्वासन थे, वो ये थे कि जर्मनी को अगर पूर्वी जर्मनी वाले और पश्चिम जर्मनी वाले एक होना चाहते हैं, तो हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। पर ये होगा कि नेटो जो है, जो एक सुरक्षा गठबंधन है, वो पूरब की तरफ उसका विस्तारवाद नहीं होना चाहिए। तो अब जर्मनी के 2 हिस्से थे, तो उसी वक़्त 1990 में ये तय हुआ कि नेटो के फोर्सेस, यानी कोई बाहर के फोर्स, जो हिस्सा पूर्वी जर्मनी का है, वहाँ नहीं आएँगे और ना ही कोई वहाँ पर एटॉमिक वेपन्स कभी रखे जाएँगे। अब और ये आज तक इस ये जो आश्वासन है, आज तक जर्मनी ने इसका पालन किया है। अब ये 1990 की बात है। उसके बाद हमने देखा कि 1991 में और 1990 में उसके बाद अलग-अलग देश थे जो पूर्वी यूरोप के, जैसे पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ये सब सोवियत यूनियन के दायरे से बाहर आते गए। फिर 1991 में हमने देखा कि सोवियत यूनियन जो था, वो टूट गया। उसके 15 हिस्से हो गए और नए देश जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, अब आज़ाद देश हो गए। तो उनमें लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, जॉर्जिया, अज़रबैजान और ये सब देश थे। सेंट्रल एशिया के जितने देश थे, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब थे। और उसमें बेलारूस
और यूक्रेन भी थे। यूक्रेन और रूस का बहुत पुराना संबंध रहा है। रूस की पहली राजधानी जो थी रूसी एम्पायर की, वो एक्चुअली कीव था। उस समय उसको कीवान रुस के नाम से जाना जाता था। मैं आज से करीब 1200 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो धीरे धीरे राजधानी जो थी वो मॉस्को की तरफ गई, पर पहले 600 साल के इतिहास में कीव ही रूस, जिसको आज हम रूस कहते हैं, उसकी राजधानी थी। तो इसलिए जैसे जैसे ये पूर्वी यूरोप के देश नेटो का हिस्सा बनने लगे, रूस की सुरक्षा चिंताएं इसके बारे में लाजमी बात है ज्यादा होने लगी। तो सबसे पहले इसके अंदर 1999 में करीब सोवियत यूनियन टूटने के करीब 7-8 साल के बाद 3 देश पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक वो नेटो में आए। फिर 2004 में प्रेसिडेंट बुश थे, उनके समय में 7 और देश, 7 और पूर्वी देश, बाल्टिक स्टेट्स, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और उसके अलावा 4 और पूर्वी यूरोप के देश नेटो में आए। उसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा के समय में 2 और देश और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के समय में 2 और देश। तो एक तरह से पूरा का पूरा पूर्वी और सेंट्रल यूरोप जो है वो एक तरह से नेटो के सुरक्षा गठबंधन का हिस्सा हो गया। तो इससे जो जी। सुरक्षा की चिंताएं हैं रूस की, वो करीब पिछले 12-14 साल से प्रेसिडेंट पुतिन उनका जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें कुछ सुरक्षा गारंटीज, कुछ सुरक्षा आश्वासन चाहिए, क्योंकि नेटो एक सुरक्षा गठबंधन है। और जब ये यूक्रेन के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़नी शुरू हुई, तो तब ये 2014 की बात है, तो तब ये क्राइमिया जो यूक्रेन का हिस्सा था, हालांकि शुरू से ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो यूक्रेन का हिस्सा नहीं था। क्राइमिया यूक्रेन को जोड़ा गया ख्रुश्चेव के वक्त में। जी। और क्राइमिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्राइमिया की जो पोर्ट है सेवास्तोपोल, वो रूस की नेवी का ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है। तो इसलिए वो रूस ने 2014 में क्राइमिया को एक तरह से यूक्रेन से छीन लिया और तब से यूक्रेन के जो उसका पूर्वी हिस्सा है वहां पे भी सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है। अब यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसमें काफी सारी प्रो रशिया और एंटी रशिया फीलिंग दोनों है, जी हाँ। क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में अगर आप देखें तो लोग ज्यादातर रूसी बोलते हैं। अगर आप उनका धर्म देखें तो वो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च उसका पालन करते हैं। और अगर आप कीव और पश्चिम यूक्रेन की तरफ आए तो वहां के लोग अधिकतर यूक्रेनियन बोलते हैं। उनका धर्म कैथोलिक, क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च है। तो कुछ धार्मिक, कुछ जबान के फर्क और कुछ पॉलिटिकल फर्क जो हैं, और जैसे जैसे वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहां की राजनीतिक व्यवस्था जैसे जैसे कमजोर हुई है, तो ये सारे फर्क उभर के आ चुके हैं और यही अब हमको देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से आपने ये समझाया कि इसका इतिहास जो है वो क्या है, क्योंकि इस समय ज़्यादातर लोग बस ये समझ रहे हैं और ज़्यादातर जो खबरें बाहर आती हैं वो ज़ाहिर है कि पश्चिमी मीडिया के तौर पे आती हैं, तो ये एक साफ़ है कि रूस जो है वो यूक्रेन पे हमला करने वाला है और नेटो, अमेरिका, यूरोप तमाम जो हैं उसको रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन रूस का बार-बार ये कहना रहा है कि अमेरिका, अगर मैं अंग्रेज़ी शब्द इस्तेमाल करूँ, अमेरिका इज़ व्हिपिंग अप अ फ्रेंज़ी। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? और जैसा आपने समझाया, ये साफ़ है कि यूक्रेन और रूस का एक ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, उनका अपना इतिहास है, उस पूरे इलाके का ये समझौता हुआ था कि नेटो की जो सेनाएँ हैं वो इसके आगे अपने विस्तारवाद को नहीं बढ़ाएँगी, तो रूस की चिंता अपनी जगह पे वाजिब है। वैसे में इस समय जो स्थिति है,
उससे जी, आपको लग रहा है कि रूस एक ऐसे स्थिति में पहुँचा है जब वो कोई अपने लिए एक डील ऐसा ले सके जहाँ पे जो सालों से उसकी एक सुरक्षा चिंता बनी हुई है उसको कुछ आश्वासन मिल सकता है क्योंकि आप अगर यूरोप में भी हम देखें तो कुछ देश जिसको हम कह रहे थे कि वो फ्रीलांसिंग कर रहे थे, चाहे वो जर्मनी हो, अब वो फ्रांस हो, वो बिल्कुल जो नेटो की यूनिटी दिखाई जा रही थी एकता उसके साथ भी नहीं थे। उनकी अपनी चिंताएँ हैं, चाहे वो जी। गैस की हो, उनकी इकोनॉमी के लिए हो। इसमें ऐसा है कि इसमें 2-3 मुद्दे हैं। पहली बात तो ये है कि करीब 17 या 18 दिसंबर को रूस ने 2 ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स, जो 2 कागजात, एक अमेरिका को दिया और एक नेटो को दिया। इसके अंदर उन्होंने अपने जिस किस्म के उनको सुरक्षा आश्वासन चाहिए थे, वो उन्होंने वो पेश किए दोनों तरफ। अब वो क्या थे? वो ये था कि नेटो का विस्तारवाद नहीं होना चाहिए, और ये तो वो नहीं कह सकते कि जो हो गया उसको वापस कीजिए, पर यही जी, कहा कि और आगे नहीं होना चाहिए। यानी जी, यूक्रेन की तरफ अगर आप सोच रहे हैं कि आप यूक्रेन को नेटो में लेंगे, तो वो उसके उसके लिए हमें एक आश्वासन चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो नेटो के जो फोर्सेस, जो ये नए देश जो नेटो के मेंबर बने हैं, पूर्वी यूरोप के खास तौर पे, जिनका बॉर्डर लगता है रशिया के साथ, वहां पर नेटो के फोर्सेस या न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखे जाएं, और इस किस्म के आश्वासन मांगे। अभी तक उसके लिखत में जवाब अमेरिका की ओर से नहीं आए थे। वो आए करीब 20 या 21 जनवरी को। तो उसके बाद से उन्होंने कहना शुरू किया कि हाँ, डिप्लोमेसी का रोल है, अब इसमें आगे बातचीत की गुंजाइश है, और ऐसे ऐसे संदेश आ रहे हैं। और हुँ, इसीलिए ये अब जो बातचीत हो रही है, और अभी पीछे एक संदेश आया था कि शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन और फॉरेन मिनिस्टर लावरोव, उनकी एक और मीटिंग होने वाली है शायद इसी महीने। अब अब आते हैं हम यूरोप की लीडर्स की राजनीति पे, जिसकी आपने चर्चा की। उसमें यह है कि देखिए, 2014 में भी जब मैंने बताया कि क्राइमियन पेनिनसुला को रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था, इनसे ये मैं बताना चाहूंगा कि क्राइमिया की जो आबादी है उसमें 70% रूसी हैं। जी, तो इसलिए उसके बाद रूस ने वहां पर एक रेफरेंडम भी किया, और वो रेफरेंडम 94% से उन्होंने कहा कि हम रशिया के साथ रहना चाहते हैं। अब कितना वो रेफरेंडम हुँ, कितना हुँ, वाजिब था या नहीं, ये मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, पर हाँ, ये जरूर है कि 70% आबादी क्राइमिया की रूसी है। जी, तो उस वक्त भी फ्रांस और जर्मनी और रूस और यूक्रेन के नेताओं की बैठक हुई, और उन्होंने 2014 में मिन्स्क प्रोटोकॉल, मिन्स्क एग्रीमेंट, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, तो वहां पर एक इसलिए उस नाम से है, तो मिन्स्क एग्रीमेंट जो है वो बनाया गया। अब उसके अंदर, मिन्स्क एग्रीमेंट के अंदर, कुछ चीजें थी जो यूक्रेन को करनी थी, और कुछ चीजें थी जो रूस को करनी थी। वो एग्रीमेंट का पूरा पालन ना रूस ने किया और ना ही यूक्रेन ने किया। मसलन यूक्रेन को करना था कि उसको एक फेडरल सिस्टम बनाना था, यानी ये जो पूर्वी यूक्रेन के जो प्रांत हैं, जिनको एक तरह से कहें कि वो जिनका रुझान रूस की ओर ज्यादा है, तो यूक्रेन को वहां पर उनको कुछ ज्यादा मौलिक अधिकार उस क्षेत्र को देने थे। एक फेडरल स्ट्रक्चर था। दूसरा, रूस को यह था कि रूस की जो फौजें हैं कुछ वहां से निकलनी थी। तो यूक्रेन ने अपनी ओर से जो संशोधन करने थे अपने संविधान में, यूक्रेन ने वो नहीं किए। रूस ने कहा कि हमारी तो कोई फौज है ही नहीं वहां पर। तो इसलिए वो मिन्स्क की जो एग्रीमेंट्स थे, वो एक तरह से ढीले पड़ गए। तो अब वही रिवाइव, उन्हीं को दोबारा से किसी तरह करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जी, फ्रांस और जर्मनी के लीडर वहां मौजूद थे, और एक तरह से मैं समझता हूं कि अमेरिका भी यही चाहता है कि ये एक यूरोपियन सुरक्षा का मामला है। तो ये अगर यूरोपियन लीडर इसमें पहल करें, तो वो अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है।
बिल्कुल। और अमेरिका में अपनी घरेलू समस्याएँ भी इतनी हैं कि वो उससे भी जूझ रहे हैं, वो चीन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो यहाँ पे और ये यूरोप को सीधा असर डालता है, तो यूरोप के नेता अगर इसमें पेशकश या पहल करें, तो वो बेहतर होगा। यूरोप की सुरक्षा पे इसका असर ज़रूर पड़ता है, पर पूरी दुनिया पे एक तरह से असर पड़ता है और भारत की बात मैं करना चाहूँगी यहाँ पे, जिस तरह भारत ने यूएनएससी में भी इस पे एब्सटेन किया था यूक्रेन के मुद्दे पे वोटिंग जी, में, और इस समय हम जी, देख रहे जी, हैं कि भारत के कितने सारे छात्र हज़ारों वहाँ पे जी, यूक्रेन में हैं और फँसे हैं। और अभी अभी खबर भी ये आई कि अब भारत ने वो जो एक जिसे कहते हैं कि कर्ब था फ्लाइंग फ्लाइट्स पे, वो हटा दिया है। अपने म्यूचुअल इनका जो एयर बबल अरेंजमेंट है, यूक्रेन से उड़ानें आ सकती हैं हिंदुस्तान में, ताकि वहाँ के भारतीय निकल के यहाँ पे आ सके। जी। भारत पे इस टकराव का, क्योंकि भारत का जो संबंध है रूस के साथ, उसका भी एक इतिहास है और अच्छे संबंध है बावजूद तमाम चीज़ों के। तो भारत के लिए ये एक टाइट रोप वॉक है। और भारत रूस के संबंध पे इस यूक्रेन क्राइसिस का आप कैसा असर देखते हैं, संक्षेप में जानना चाहेंगे हम आखिर में। देखिए करीब कहते हैं करीब 18 से 20 हज़ार तक भारतीय हैं, जिसमें अधिकतर लोग जो हैं वो विद्यार्थी हैं। जो लोग पूर्वी यूक्रेन के हिस्से में हैं, जैसे खार्किव एक शहर है, हुँ, वहाँ हुँ। कहते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी में कई लोग हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। तो शायद वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा आशंका है, क्योंकि वो पूरब में आता है। पश्चिम की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर लोग इतने चिंतित नहीं हैं। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसा टेंशन की उनको एहसास नहीं हो रहा है। पर ठीक है, भारत की सरकार का ये दायित्व है कि जहाँ पर भी भारतीय नागरिक हैं और अगर वो कष्ट में हैं या अगर वो उनको कोई भी किसी भी किस्म से अगर वो पीड़ित हैं, तो उनकी एक ज़िम्मेवारी जो है, वो भारतीय सरकार की और वहाँ पर जो भारतीय दूतावास है, उसकी पड़ती है। और इसीलिए अब उसमें थोड़ा-सा ये हो गया कि क्योंकि अमेरिका और कई ऐसे पश्चिमी देशों ने कहा कि हम अपनी एम्बेसीज़ में जो जितने फैमिली मेंबर्स थे, परिवार के सदस्य या नॉन एसेंशियल लोग, उनको हम जी। कह रहे हैं कि वो निकल जाएँ। तो हुँ, उससे हुँ। लाज़मी बात है कि लोगों का अंदेशा हो जाएगा कि शायद जंग होने वाली है, शुरू होने वाली है। और अगर जंग शुरू होगी तो ये है कि एयर स्पेस बंद हो जाएगी और फिर लोगों का वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पर ख़ैर अब जब तक मुझे लगता है ये डिप्लोमेसी चलती रहेगी, ऐसा होने की आशंका कम होती जाएगी। अब हमने हेल्पलाइन के नंबर दिल्ली में भी विदेश मंत्रालय में और जो हमारी राजदूतावास है किएव में, वहाँ पर भी खोल दिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो छात्र हैं, जो और भारतीय नागरिक हैं, वो उनका उपयोग कर रहे होंगे और वो अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान में और राजदूतावास के साथ किएव में अपना जहाँ-जहाँ वो हैं, वो उन्हें बता रहे होंगे कि हम कहाँ हैं और उनके साथ अगर उनको वहाँ से आना है, तो क्या आने का रास्ता होगा? किस तरह से उनको पैसे दिए जाएँगे? अगर उनको आर्थिक उनकी कोई आर्थिक रिक्वायरमेंट है, तो वो किस तरह पूरी की जाएगी? अगर हम इवैक्यूएशन फ्लाइट्स चलाने की अगर मान लीजिए उसमें कुछ लोग चिंतित हैं और वो कहते हैं कि हम वापस जाना चाहते हैं, हमारी पढ़ाई अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तो उनके लिए हम इवैक्यूएशन फ्लाइट्स का भी बंदोबस्त करेंगे। हमने देखा है कि पिछले कई सालों में इस चीज़ के अंदर हमारी ओर से कभी कोई कमी नहीं हुई है, चाहे हमने भारतीयों को यमन से निकाला हो या और कहीं से भी। जो भी ऐसा अ, क्षेत्र है जहाँ पर अनरेस्ट है या सिविल वॉर का अंदेशा है या ऐसा कुछ है, तो वहाँ से भारतीयों को वापस लाना सरकार का दायित्व है और ये मैं समझता हूँ कि सरकार इससे भली-भाँति वाकिफ़ है। बिल्कुल। तो जो भारतीय छात्र वहाँ पर हैं, उनका वापस आना शुरू हो चुका है। और इसलिए भी क्योंकि चिंता बनी हुई है, ख़ास करके जैसा बताया मास्टर सूद ने कि पूर्वी यूक्रेन में जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी में। और इस बीच चूँकि बातचीत जारी है और कूटनीति जो है वो बंद नहीं हुई है, कूटनीति चल रही है, इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो जंग की फ़िक्र बनी हुई है वो शायद कम होगी और बातचीत के ज़रिए ही इसको निपटाया जाएगा। लेकिन रशिया की, रूस की अपनी सुरक्षा चिंताएँ हैं यहाँ पे।
जिसे उसने बहुत साफ तौर पे सामने रखा है। और इस समय ये जो पूरा इलाका है वो तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि याद रखिए कि रूस ने अपनी कुछ सेनाओं को पीछे खींचने का ऐलान किया है। कुछ वहाँ पे तैनात हैं अभी भी, जो उनकी मजबूत टुकड़ियाँ हैं, और साथ-साथ ब्रिटिश इंटेलिजेंस की तरफ से भी रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे अभी भी आर्मर्ड जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं और जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, वो तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। तो इस इलाके में तनाव जो है वो बना हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर सूद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हमारी ये ख़ास पेशकश गोलमेज़ की ये पहला एपिसोड देखा आपने, और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे अ, तमाम समकालीन मुद्दों को लेकर, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो आर्थिक हों। इसे लेकर हम इस बातचीत को ओआरएफ के पटल पे जारी रखेंगे। धन्यवाद।